अपनी हालत की मैं खुद ज़िम्मेदार हूँ। हाँ, मैंने पूरी ईमानदारी और पूरे कायदे के साथ खुद से हर दिन झूठ बोला है। मैं एक नए फ़ैसले के साथ रात में सोती थी और नए फ़ैसले के साथ सुबह उठती थी। मेरे ज़िंदगी में नींद सिर्फ़ कुछ घंटों की, चैन कुछ मिनटों का और सुकून और खुशियाँ कुछ सेकंड की ही रह गई थी, पर मैं फिर भी हर दिन खुद से झूठ बोलती थी। मेरे इस बर्ताव से मेरा शरीर, मेरा दिमाग और मेरा दिल तीनों मेरे खिलाफ हो गया था। जी हाँ, मैं सही बोल रही हूँ। वज़न बढ़ गया था, चेहरे की ऐसी-तैसी हो चुकी थी। दिमाग इतना सख्त हो चुका था कि वो जगह-जगह या तो चिड़चिड़ा रहता था या फिर लड़ने पे मजबूर रहता था। ऐसे-ऐसे ख़्याल आते थे कि किसी को जान से मार दूँ। और मेरा ही मन मुझे खुद को बेचारा बोल करके हर सेकंड मेरे आँखों से आँसू बहा दिया करता था। पति के घटिया या बेवफा या धोखेबाज निकल जाने पर केवल वही नहीं जो आपको दगा करता है, आपका शरीर भी आपके खिलाफ हो जाता है। शायद वो भले के लिए आपके खिलाफ होता है, पर हमें ये चीज़ समझ में नहीं आती। पूरा शरीर बदल जाता है, सोच बदल जाती है, आत्मा बदल जाती है, आंखें भी बदल जाती हैं, ज़बान भी बदल जाती है। आज जिन आंटी की कहानी मैं आपके लिए लेकर के आ रही हूँ, आपके मेरी तरह आम औरत ही हैं। अब उम्र का ये पड़ाव आ गया है कि उनकी अब साइकोलॉजी ऐसी है जैसे एक बड़े तूफ़ान के बाद शांति हो जाती है ना। अगर उनसे आप कहोगे कि नहीं दिन है, तो वो कहेंगी हाँ दिन है। अगर आप कहोगे रात है, तो वो कहेंगी हाँ रात है। बस तुम खुश रहो। क्या हुआ था उनके साथ ऐसा? क्यों उनको ये लगता है कि उनकी पूरी ज़िंदगी की ज़िम्मेदार, इस हालत की ज़िम्मेदार वो खुद है, कोई और नहीं। खुद की ही दिमाग की कैदी बन गई थी ये आंटी। अब मैं आपको ये बात बोलूँगी ना, तो आप इस चीज़ को ले जा करके किस कोर्ट में और किस पुलिस थाने में कंप्लेंट करेंगे कि मैं अपनी ही दिमाग की कैदी बन गई थी? लोग हंसेंगे आपके ऊपर, पर ऐसी सिचुएशन और कहानियाँ होती। आपकी इन प्यारी आंटी को एक ऐसे लड़के से प्यार हुआ था जिनको उन्होंने समाज की भलाई के लिए नौकरी, अपने से काम रखना, ज़्यादा चूचपड़ ना करना, गुंडागर्दी में ना रहना और लोगों की मदद करना, जानवरों को खाना खिलाना, इस तरीके के स्वभाव में हमेशा देखा था। अपने कामकाजी व्यस्त जीवन में से भी लोगों के लिए वक्त निकालना, छोटे मोटे एनजीओज़ के साथ लग के काम करना। जहाँ पे आंटी ने उन्हें पहली बार देखा था, उनको ऐसा लगा था कि यही है बस, अब यहीं रुक जाओ, इसके आगे कुछ नहीं ढूंढना। ऐसे ही उनको उनसे प्यार हो गया। पर प्यार किस हद तक, किस तरीके से, कि आपने शादी से पहले कुछ जानने की भी कोशिश नहीं की। आंटी को अपना फैसला और अंकल का स्वभाव इतना सटीक लगा कि आंटी ने बैकग्राउंड जानने की भी कोशिश नहीं की। जैसे तैसे उन्होंने अपने माता पिता को भी मना लिया और लड़के वालों को भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता था, क्योंकि लड़की अच्छी कमाओ और ऊंची कास्ट की, अच्छे घर से थी। आंटी और अंकल की शादी से पहले 5 साल की डेटिंग रही। 5 में से 4 साल उन्होंने एक नॉर्मल हंसी खुशी थोड़ा सा एडजस्ट करके अपने 4 साल तो निकाल लिए, जिसमें सबसे ज़्यादा एडजस्टमेंट आंटी कर रही थी। शादी के लिए सिर्फ 1 साल बचा था। शादी होने से 1 साल पहले के वक्त में आंटी को अंकल के अंदर बहुत सारे चेंजेस नज़र आए थे। यहाँ तक कि अब वो गाली गलौज करना शुरू कर दिया था आंटी के ऊपर। वो खुले आम आंटी को गाली दिया करते थे फ़ोन पे, बिना ये देखे कि फ़ोन कहीं लाउड स्पीकर पे तो नहीं है। शादी से पहले आंटी को उस स्वभाव का पता चल चुका था। पर क्या होता है कि हम फैसले नहीं ले पाते? क्यों एक लड़की फैसला नहीं ले पाती? इतना मुश्किल क्यों होता है लड़की के लिए फैसला लेना? क्या इसमें सबसे ज़्यादा कमज़ोर या कमज़ोरी हमारे माँ बाप की परवरिश में होती है, जो अच्छी बच्ची बोल बोल करके हमें एक रेगिस्तान में गधे की तरह छोड़ देते हैं? शादी से पहले छोटे छोटे हिंट जो अंकल के द्वारा दिए जा रहे थे, गाली गलौज करना, अपशब्दों का इस्तेमाल करना, वो आंटी को ऐसा लग रहा था कि शायद ये उनकी ऊंची जात से थोड़ा अनकंफर्टेबल है। अरे वो 4 सालों में अनकंफर्टेबल क्यों नहीं हुआ? आंटी का ये कहना था कि मैं प्यार में इतनी अंधी या ज़रूरत में इतनी अंधी हो गई थी कि उसका बुरा किया हुआ भी मुझे दिखाई नहीं दे रहा था। मैं कुछ ना कुछ अपने ही अंदर सॉल्यूशन निकाल करके, सोच करके उसको अच्छा साबित करने की कोशिश करती थी। आंटी की खुद की अंतर आत्मा और उनका दिमाग उनके साथ बहुत ही लॉयल था। हर दिन उनको कुछ ना कुछ ऐसा दिखाया या समझाया जाता था खुद के द्वारा कि ये चीज़ें ठीक नहीं हो रही हैं, अभी भी टाइम है, संभल जा, कुछ नहीं गया। लेकिन आंटी खुद को सुनने के लिए तैयार नहीं थी, तभी तो उन्होंने खुद को खुद का दुश्मन कहा।
आंटी की सहेलियां जब उन्हें उदास देखती थी तो उनसे एक ही बात कहती थी कि बता प्रॉब्लम क्या है, क्या रिलेशनशिप से लेके प्रॉब्लम है तो अभी भी सोच ले। और अगर ये बात अंकल को पता चल जाती थी तो वही आदमी जब किसी की सेवा करता था तो रो देता था, वही आंटी की सहेलियों को फ़ोन कर कर के माँ बहन की गालियाँ उल्टा सीधा बोलता था और कहता था कि तू भड़का रही है, आज के बाद दिख गई ना तो तेरे टांगों के चीथड़े कर दूंगा। शुरुआत हो चुकी थी। आंटी पहले मानसिक तौर पे हिली, पहले वो कंफ्यूज हुई अपने उसी रिश्तों को लेकर के जिनसे उनको सबसे ज़्यादा उम्मीदें थी। अब हालात ये हो गए थे कि धीरे धीरे उनसे लोग भी दूर हो रहे थे, उनके दोस्त दूर हो चुके थे। एक बात याद रख लेना, एक बुरा रिश्ता आपसे आपका सब कुछ छीनता है, सब कुछ। शादी होने में अब 1 महीना बाकी रह गया था। जैसे कि मैंने आपको बताया कि अंकल आंटी के स्टेटस में ज़मीन आसमान का फ़र्क था, वैसे ही उनकी मदर बिल्कुल खुले ज़बान की और गांव की थी। शादी के 1 महीना पहले वो आंटी के घर पहुंची और जा करके उनके पापा से सीधा सीधा बात किया। उनके पापा से सीधा सीधा बात किया और ये नहीं कहा बताइए, कहा बता लकड़ी पत्ती में क्या देगा। लकड़ी मतलब फर्नीचर, पत्ती मतलब सोना और रुपया। शादी की बात को साल भर हो चुका था, 1 महीना पहले इन सब बातों को करने का कोई मतलब नहीं था। आंटी के पापा थोड़े से अलर्ट हो गए थे, डरे नहीं, अलर्ट हो गए। उन्होंने बड़े ही भावपूर्वक और सम्मानपूर्वक उन आंटी से कहा कि हम अपनी पढ़ी लिखी बेटी आपको दे रहे हैं, वो भी अच्छा कमाती है, दोनों मिलकर अच्छे से घर चला सकते हैं। पर उस वक्त अंकल की मम्मी के चेहरे पर वो भाव थे जो आंटी को साक्षात अंकल के मुंह पे दिखते थे। उनका बॉयफ्रेंड, उनका होने वाला पति बिल्कुल मम्मी की 2 कॉपी लग रहा था उस दिन। साफ सीधे शब्दों में समझाई गई बात अंकल की माँ को समझ में नहीं आई। उन्होंने घर जाकर के अपने बेटे को ये कहा कि मुझे उस घर से बदतमीज़ी से धक्का मार के बाहर निकाला गया है, मेरी बेइज्जती की गई है। जो बेटा शादी के पहले ही अपनी होने वाली पत्नी की इज्जत ना कर रहा हो, वो ये बात सुनकर के इज्जत करेगा। उसने कुछ ऐसा किया आंटी के पापा के साथ जो उसे नहीं करना चाहिए था। पर ये सब जानने के बावजूद, देखने के बावजूद ऐसा क्या था, आंटी के पैरों में ऐसी कौन से पत्थर या बेड़ियाँ बंधी हुई थी, ज़बान पे ताले लगे हुए थे कि वो लड़की जो खुद से आगे होकर के समाज सेवा में लगती थी, खुद के लिए नहीं लड़ पाई। उस बात को मन में ले कर के एक बदले की भावना से वो अंकल बारात लेकर के आंटी के घर आए और उनका पूरा का पूरा इरादा था कि वो अंकल से उनकी इज्जत से बदला ज़रूर लेंगे। जब वो बारात लेके वहाँ पहुँचे तो उन्होंने कुछ एक ऐसी हरकतें करी जिससे कि आंटी और उनका परिवार शर्मिंदा हो गया। दोनों की कास्ट में ज़मीन आसमान का अंतर था और दोनों की जातियों में भी। अंकल ने सबके सामने आंटी के पापा से अपने पैर धुलवाए ये बोल करके कि हमारा रिवाज है। आंटी के पापा ने अंकल के पैर बड़े ही खुशी खुशी धोए, क्योंकि जमाई के साथ हमारे हिंदुस्तान में ऐसा होता है। पर इस चीज़ का फ़ायदा उठाते हुए उन्होंने अंकल के हाथों को अपने पैर से बहुत बुरी तरीके से दबा करके कुचल दिया। फ़ोटो खिंचाते समय उनको अपने सर पे हाथ नहीं रखने दिया, उनको अपने आसपास बगल में बैठने भी नहीं दिया। उनकी हर बात को वो इग्नोर कर रहे थे और उन्हें ठंडे ठंडे ताने भी मार रहे थे। ये सब आंटी और पूरा रिश्तेदार देख रहे थे, पर कोई क्या ही बोलता। इसे लव मैरिज और अंडरस्टैंडिंग मैरिज में हम कंसीडर कर सकते थे, पर क्या हुआ, बारात में से किसी लड़के पक्ष के किसी इंसान ने उठ करके पता नहीं कहाँ से छुप करके ये बात बोली कि हमारे बेटे को तो लाखों का दहेज मिल रहा था, आपकी लड़की ने तो फ्री में फंसा लिया। एक बाप के लिए ये बहुत बड़ी बात थी। उसमें सिर्फ लड़के पक्ष के कुछ लोग ही हंस रहे थे, पर आंटी की तरफ वाले सबके सब चुपचाप थे। उस दौरान आंटी ने अपनी नम आंखों से अंकल की तरफ इस तरीके से देखा कि जैसे वो कह रही हों कि सब चीज़ें अपनी तरफ हैं, लेकिन तुम्हारा और मेरे रिश्ते का यहाँ पे भीड़ में मजाक उड़ाया जा रहा है। ये ऐसा लग रहा है कि ये शादी हमारे मजाक के लिए हो रही है। एक बार हम दोनों के रिश्ते के लिए कुछ तो बोलो, कुछ बोलो, चुप कराओ लोगों को। लेकिन अंकल अपने घमंड में चूर थे। शादी के बाद का सफ़र अब भयानक होता जा रहा था। नई शादी, लड़की घर पे आई और घर में लड़की का स्वागत नहीं किया गया। दोस्तों मैं सच बोल रही हूँ।
आरती की थाल लेके कोई नहीं खड़ा था। गाड़ी से उतरते ही अंकल सबसे पहले अपने घर में चले गए। पीछे से आंटी को उतारने वाला भी कोई नहीं था। घर में लेकर के 4 औरतें आती, ऐसा भी किसी ने नहीं करा। उस घर का पूरा परिवार जो बहुत बदतमीज़ था, जिसको गांव के और रिश्तेदार सब जानते थे, बस वो बेचारी नहीं जानती। उन्हीं के परिवार में आई हुई एक सीधी सादी भोली भाली चाची ने आरती की थाल तुरंत तैयार करी और 4 औरतों को इकट्ठा करके गीत गाते हुए लड़की का स्वागत करवाया। 12-13 घंटे का सफ़र तय करके एक नई नवेली दुल्हन ससुराल में पहली बार अपनी लव मैरिज के साथ कदम रखती है, लेकिन वहाँ पे ना उसका स्वागत होता है, ना उसे पानी के लिए पूछा जाता है। सबसे बड़ी बात, उसे बाथरूम के लिए भी पूछा नहीं जाता। जिस कमरे में उसको बिठाया गया था, उस कमरे में ऐसा लग रहा था जैसे पहले कोई भेड़ बकरी कोई बांधता हो। ना वहाँ पर पंखा था, ना वहाँ पर खिड़की थी। कमरे के बाहर बैठी हुई अपनी बहू को छोड़ करके बाहर औरतों के साथ बैठी हुई उसकी सास अपनी बहू को रांड और छिनार बोल करके गाली दे रही थी। वो सबको यही बताने की कोशिश कर रही थी कि दहेज मेरे बेटे को इसलिए नहीं मिला क्योंकि वहाँ शहर में इन जैसी रांडियों ने हमारे बच्चों को फंसा रखा है। ये सब बातें आंटी अपने कानों से सुन रही थी, लेकिन नई बहू क्या बोलती। औरतें भी सिर्फ सुन करके मजाक ही उड़ा रही थी, कोई कुछ नहीं कह रहा था। शादी के पहले दिन में किसी तरीके का कोई रिचुअल ना होते हुए आंटी को लगा कि दूसरी कास्ट के लोग हैं, हो सकता है इनके यहाँ पे दूसरे दिन कुआं पूजन या किसी तरीके की पहली रसोई कुछ ऐसा होता हो। पर शादी को महीना भर निकल चुका था, उनसे किसी भी तरीके का कोई रिचुअल नहीं कराया गया। आंटी के लिए सबसे ज़्यादा मुश्किल था उनके घर परिवार के लोगों की अभद्र भाषा को संभालना। हर स्टेट की अपनी एक भाषा होती है। कहीं के लोग बड़े ही सौम्य बोलते हैं और कहीं के लोग बिल्कुल लठमार बोलते हैं, पर उनकी ज़बान ऐसी नहीं थी। उनकी तो अंदर से मंशा भी उनके लिए गाली देने की ही थी। सुबह से लेकर शाम तक नई दुल्हन कुछ इस तरीके की भाषाएं सुनती थी जो उनके दिल को डायरेक्ट ठेस पहुंचाती थी, पर अंकल को कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। शादी को 1 हफ्ता ही हुआ था तब आंटी को पता चला कि अंकल को गांजे की आदत है और साथ में वो गुटखा भी खाते हैं। उन 4 सालों में अलग रहने के कारण कभी भी आंटी को अंकल के इस रूप का पता नहीं चला। सहमी घबराई अपनी नई शादी और ज़िंदगी को बर्बाद देख वो औरत खुद को संभाल नहीं पा रही थी। वो अंदर ही अंदर भगवान का जाप कर रही थी और ये कह रही थी कि कल सुबह मैं उठूं और ये सब सपना हो, भगवान करे ये हकीकत ना हो। मैंने शादी नहीं की है, मैं आज भी अपने घर में पढ़ाई कर रही हूँ। कितनी ही किस्मत वाली लड़कियाँ होती हैं जिनके पास उनकी फाइल डिग्री और डिप्लोमा से भरी होती हैं। कितनी ही खुशकिस्मत लड़कियां होती हैं जिन्होंने अपनी जवानी को किसी लड़कों के मल्टीपल लड़कों के साथ घूमने फिरने में नहीं बर्बाद करा, जिन्होंने अपना जीवन अच्छे से और ईमानदारी से अपने मम्मी पापा के कहने पे करा। एक गलती पढ़ा लिखा, समझदार और ईमानदार चरित्र ने आंटी को अंकल के द्वारा किए गए समाज के 2-4 दिखावे वाले काम से इस हद तक प्रभावित कर दिया था कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी का सबसे बुरा फैसला ले लिया था। और अब उनकी अपनी ही अच्छाई उनके पैरों की ऐसी बेड़ियां बन चुकी थी कि सब कुछ तो दिख रहा था, सब कुछ सामने था, पर फिर भी फैसला लेने की हिम्मत नहीं थी। आंटी के ससुराल का मकान खुद की ज़मीन से लेकर के बनाया हुआ था, जिनकी अपनी 2 स्टोरी और ऊपर छत थी। एक कमरे से दूसरे कमरे में क्या हो रहा है नहीं पता चलता था। 1 महीने काम करते करते एक दिन अचानक आंटी ऊपर छत में अंकल को ढूंढते हुए निकल गई। उन्होंने देखा कि अंकल अपने गाँव की एक लड़की को गलत तरीके से छू रहे थे और वो लड़की उन्हें मना कर रही थी। इतना सब कुछ तो आंटी देख चुकी थी। अब ये देख करके उनका दिमाग चरमरा गया था। उन्होंने उस लड़की को उठाया और अपने पति को धकेला, पर पता है यहाँ पे उल्टा क्या हो गया था कि वो लड़की खुद उन अंकल के साथ मस्ती कर रही थी। ऐसे में किसको क्या कहा जाता कि एक आदमी जो एक औरत के शरीर के पीछे भाग रहा है, वहीं एक लड़की खुले तरीके से अपना शरीर देने के लिए तैयार है, जिसको ना पति होने का लिहाज है ना पत्नी आने का लाज। एक फूल जैसी समझदार पढ़ी लिखी बच्ची एक जाहिलों के घर में फंस गई थी। जब आंटी ने उस लड़की को भगाया तो जाते जाते वो लड़की 4 बातें आंटी को सुना करके गई और साथ में ये भी कहा कि शाम को मैं तुझे वहाँ मिलूँगी। वो उनके सामने ही उनके पति को शाम को मिलने की बात करके गई। अब शाम हो गई थी। आपको क्या लगता है क्या हुआ होगा?
अपने आंखों के सामने उन दोनों की इस हरकत और खुलेआम मिलने की बात सुन करके पूरा दिन आंटी को नींद नहीं आई। ना वो ये बात अपनी सास को या ससुर को बोल पाई, क्योंकि वो भी सुनने वाले नहीं थे। शाम को क्या हुआ ये देखने के लिए आंटी जब शाम को अंकल के आसपास ही घूमने लगी तो अंकल समझ में आ गया था कि ये मुझे जाने से रोकेगी, लेकिन क्या फ़र्क पड़ने वाला था। अंकल ने अपना बैट उठाया और शाम को खेलने के बहाने बाहर निकल गए, जो आदमी कभी नहीं खेलता था। उन्होंने कहा क्यों, मैं खेलने भी नहीं जाऊंगा। इस गर्मा गर्मी की बात सुनकर के सास ऊपर निकल के आ गई। सास ने कहा क्यों लड़ रही है मेरे छोरे से, तो उन्होंने कहा कि ये बाहर खेलने जा रहे हैं, मैं नहीं चाहती कि खेलने जाए। क्यों, तेरे पल्लू से बंधा रहेगा, बिल्कुल बाहर जाएगा खेलने के लिए। जब बहुत ज़्यादा गर्मा गर्मी हो गई तो सास ने और बेटे ने मिल करके बहू को कमरे में कुंडी लगा के बंद कर दिया और आंटी उतनी ही ज़ोर से दरवाज़ा पटक रही थी जितनी ज़ोर से उनका दिल धड़क रहा था। आप महसूस कर सकते हैं कि उस औरत के साथ उस घर में क्या हो रहा था। इतना ही नहीं, शाम को उस लड़की के पास लेट पहुंचने पर उस लड़की ने अंकल को नामर्द कह दिया और अंकल ने इस बात को दिल से लगा दिया, क्योंकि वो वहाँ लेट इसलिए पहुंचे थे क्योंकि आंटी बीच में रोड़ा बन रही थी। घर में आ करके अंकल ने ना आओ देखा ना ताओ देखा, दरवाज़ा खोला और आंटी के पेट में ज़ोरदार लात मार दी। ये वही आदमी था जो समाज सेवा करता था। मैं बार बार इस चीज़ को इसलिए बोल रही हूँ कि भोलेपन पे मत जाइए। किसी की पूरी ज़िंदगी कैसे कैसे ख़राब हो जाती है। महीना भर ही तो हुआ था, वक्त था आंटी के पास कि वो वहाँ से निकल जाए। पढ़ी लिखी थी, डिवोर्स फाइल कर सकती थी, पर क्या चीज़ थी जो रोकती है। नहीं निकल पाई आंटी। आप लोगों की तरह मैंने भी आंटी से ये सवाल पूछा कि आंटी आपने तलाक क्यों नहीं लिया, आपने अपने लिए आवाज़ क्यों नहीं उठाई। आंटी का यही कहना था कि अपनी गलतियों से जो मैंने अपने दिमाग में जो घाव कर लिए थे, मैं सिर्फ एक शरीर रह गई थी। ये शरीर ले करके अगर मैं कहीं और रहती या माँ बाप के पास भी रहती तो मैं सिर्फ बोझ बन जाती, क्योंकि मेरी सोचने समझने की शक्ति पूरी तरीके से ख़त्म हो चुकी थी और मैं इस शरीर का बोझ अपने माँ बाप के पास नहीं डाल सकती थी, जो मुझे देख करके दिन रात दुखी रहते। इसलिए मैंने सारी परेशानी अपने तक ही रखी। नौकरी छूट गई, अपने छूट गए, दोस्त छूट गए। सबसे बड़ी चीज़ जो शादी से पहले आंटी खुशी खुशी किया करती थी, चैरिटी का काम, सेवा का काम, वो तो जैसे उनसे कोसों दूर चला गया था। उन्होंने सोचा था कि शादी के बाद हम पति पत्नी मिल करके अपना एक छोटा सा एनजीओ स्टार्ट करेंगे, मिल के कमाएंगे और मिल के सेवा करेंगे। पर वो आदमी सेवा के नाम पे वो तो कुछ था ही नहीं और आंटी का भी सब छुड़वा दिया। डिप्रेशन में जाती आंटी 6 महीने से साल भर के अंदर ही मोटी और बदसूरत हो गई थी। अब पूरा परिवार मिल करके आंटी का मजाक उड़ाता था, खुलेआम मजाक उड़ाता था। कहता था कि इतनी सुंदर सुंदर लड़कियां मेरे बेटे के लिए आई फुल दहेज के साथ, लेकिन इसका ध्यान तो इसी पे ही था। अब देखो खा खा करके कैसी मोटी हो गई है। अपनी ज़िंदगी को अपनी किस्मत का लिखा मान करके चुपचाप आंटी सब कुछ देख सुन रही थी और महसूस भी कर रही थी, पर कभी कुछ फ़ैसला नहीं कर पाई। 16 साल की शादी में धोखाधड़ी, डिप्रेशन, अबॉर्शन, मार पिटाई, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, पति को हमेशा गंदी गंदी हरकतें करते हुए पकड़ने के बाद आज 15 साल बाद जब शांत बैठी हूँ तो समझ में आता है कि मैं उन लड़कियों से बहुत अच्छी थी जिनके पास आज की डेट में कुछ भी नहीं है। मेरे पास तो डिग्री थी, सब कुछ था, पर मैंने आवाज़ नहीं उठाई। पर शायद उस वक्त वही चीज़ करना सही था, क्योंकि मैं भी बाकियों की तरह अपने आप को समय दे रही थी और ख़ुद को दिमागी तौर पर अनस्टेबल पा करके मैं कहीं और नहीं जाना चाहती थी। अब कहानी सुनते सुनते अगर आप यहाँ तक आए हैं तो आपको बहुत अच्छी तरीके से पता है कि अब आपको क्या करना है। फिर भी अगर आपके पास अपनी ही कुछ कहानी और किस्से हैं तो आप मैसेज के थ्रू मुझे बता सकते हैं।